हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क क्लासें चलाई जा रही हैं जिसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जान लेते हैं हमने अभी तक उत्तराखंड का इतिहास किस तरीके से पढ़ा था और आगे हम लोग किस तरीके से उत्तराखंड के इतिहास को कवर करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, हम इन दोनों पार्टों को पूरे अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। जितनी फैक्ट यहाँ से बनते हैं हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और जो भी हमारा चल रहा था उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है आपका प्राचीन काल, दूसरा आता है मध्यकाल, तीसरा आता है आधुनिक काल। तो उत्तराखंड का प्राचीन काल में हमने शुरुआत की थी कुलिंद वंश से और हमने खत्म किया था कार्तिकेय राजवंश में। बहुत सारे राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा था उत्तराखंड के प्राचीन काल में, जैसे कुलिंद आए थे, शक आए थे, योधे आए थे, कुषाण आए थे, नाग आए थे, कार्तिकेय, कत्यूरी, जितने भी आए थे इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। सारी वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगी नीचे डिस्कशन बॉक्स में, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो हमारा प्राचीन काल खत्म हो गया। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का मध्यकाल। उत्तराखंड के मध्यकाल में 2 राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, परमार वंश और साथ ही साथ में चंद राजवंश, चंद वंश। तो चंद वंश का जो काल रहे, जो उनका शासन रहता है वो रहता है कुमाऊं क्षेत्र में, और परमारों का जो शासन रहेगा वो रहेगा गढ़वालों में, गढ़वाल क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तराखंड का परमार या पवार राजवंश। सबसे पहले तो हम लोग इनके नामों के बारे में जान लेते हैं कि परमार नाम है, पवार नाम है। देखिए, अगर हम बात करें वास्तविक नाम की तो वास्तविक नाम तो परमार ही है, लेकिन बाद में हम भाषा के परिवर्तन की बात कहें, भाषा में आई अशुद्धियों की बात कहें, या फिर इतिहासकारों के उच्चारण दोष के कारण कहें, यह परमार नाम धीरे धीरे पवार नाम से भी इसको पुकारा जाने लगा। तो परमार हो या पवार हो, बात एक ही है, ये एक ही नाम है। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं परमार वंश से। देखिए, परमार वंश के हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्थापक के बारे में। परमार वंश का संस्थापक रहा है कनकपाल। देखिए, इस बारे में भी काफ़ी सारे मतभेद इतिहासकारों में हैं कि कनकपाल रहा था या फिर अजयपाल रहा था या फिर सोनपाल रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वाधिक जो हमें प्रमाणिक मत हमें प्राप्त होता है वो हमें कनकपाल ही प्राप्त होता है कि कनकपाल ही गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक रहा था। चलिए ठीक है, अब देखिए एक बात हम लोग अब ये जानेंगे, कनकपाल कहाँ से आया था, किस जगह से आया था, उत्तराखंड में कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरीके से उत्तराखंड में वह अपनी सत्ता स्थापित करता है। देखिए, जो पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा परमार राजवंश के बारे में। देखिए, हम लोग थोड़ा सा भारत के बाहर आते हैं, वो उत्तराखंड के हम लोग बाहर आते हैं। आपको क्या लगता है कि परमार वंश की जो स्थापना हुई थी वो उत्तराखंड में ही हुई थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमार वंश उत्तराखंड से पहले भी भारत में चल रहा था। भारत में इसका शासन चल रहा था जिसको हम बोलते हैं राजपूत शासन। तो भारत में जो राजपूत शासन चल रहा था उसी में परमार राजवंश से एक चला था। तो वही परमार राजवंश जैसे कि वहाँ पर चल रहा था भारत में भी, तो उसी वंश के किसी व्यक्ति ने कहें या फिर किसी राजा ने कहें, वह यहाँ पर क्या करता है, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आता है। और तीर्थ यात्रा पर आने के बाद ही यहाँ पर उत्तराखंड में परमार वंश की वह स्थापना करता है। तो कनकपाल की अगर हम बात करते हैं, कनकपाल धार नगरी गुजरात से उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर आया था। देखिए, धार नगरी गुजरात से आया था या फिर गुर्जर प्रदेश से आया था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमको देखने को मिलता है। इसको आज हम इस मतभेद को हम खत्म करने वाले हैं। अगले जब हम पेज में पढ़ेंगे तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो वाकपति प्रथम हुआ यह एक राजपूत शासक था। कहा यह जाता है कि जो वाकपति प्रथम था, देखिए अगर हम लोग चांदपुरगढ़ के शिलालेखों की बात करें, वहाँ से जो हमको प्राप्त होते हैं शिलालेख, उनसे हमको ये प्राप्त होता है जो कनकपाल था वह वाकपति प्रथम का समकालीन राजा हुआ। वाकपति प्रथम कौन था? एक राजपूत शासक था। तो इसके आधार पर यह कहा गया है कि कनकपाल वाकपति प्रथम का, जो कि राजपूत शासक था, उसका समकालीन राजा हुआ करता था। तो भारत में पहले से ही राजपूत शासन चल रहा था, उसमें एक राजवंश स्थापित होता है जिसका नाम है परमार राजवंश। तो पहले से भी ये भारत में परमार राजवंश चल रहा था। उत्तराखंड में इनकी एक कह सकते हैं शाखा आई थी, कोई व्यक्ति आया था, उसने उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना की थी। तो ये तो बात रही थी उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना की बात। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि धार नगरी गुजरात से आया था या गुर्जर प्रदेश से आया था। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे।
उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो कनकपाल है उत्तराखंड में किस तरीके से आता है। चलिए ठीक है। देखिए, जो कनकपाल जो उत्तराखंड में आता है यह उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर आया होता है, विशेष करके बद्रीनाथ की यात्रा पर। अब जब यह चमोली में पहुंचता है तो वहां पर जो चांदपुरगढ़ का शासक होता है भानु प्रताप, तो यहाँ यह इससे मिलने की इच्छा जताता है। तो भानु प्रताप उसे आज्ञा दे देते हैं और आज्ञा प्राप्त करने के बाद जो कनकपाल है वो पहुंच जाता है भानु प्रताप के महल में और यहाँ काफी समय तक रहता भी है इसके साथ। और भानु प्रताप इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। कनकपाल से भानु प्रताप काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। अब जो कनक देखिए, भानु प्रताप क्या था, एक कत्यूरी शासक रहा था, वे कह सकते हैं कत्यूरियों का कोई सामंत रहा था, तो कत्यूरियों की शाखा से ही यह संबंधित था। तो भानु प्रताप काफी ज्यादा प्रभावित हो गया किससे, कनकपाल से। फलस्वरूप वह क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर देता है। और देखिए, कनकपाल से जब भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह करता है उसको दहेज में पूरा चांदपुरगढ़ दे देता है। देखिए, पूरा चांदपुरगढ़ मिल गया किसको, दहेज में कनकपाल को, किसके द्वारा, भानु प्रताप के द्वारा। अब देखिए, सत्ता प्राप्त करने के बाद कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए, चांदपुरगढ़ तो आ गया किसके पास, कनकपाल के पास। और भानु प्रताप क्या करता है, यहाँ की सत्ता को छोड़ करके बस वही अपने जो उसकी धार्मिक यात्राएं होती हैं वो उनमें चला जाता है। तो ये तो रही थी बात कनकपाल के उत्तराखंड में सत्ता स्थापित करने की बात, किस तरह से उत्तराखंड में आया, कैसे उसने विवाह संबंध स्थापित किए और कनकपाल को मिल गया चांदपुरगढ़ पूरा का पूरा दहेज में। अब देखिए, बात करते हैं हम, ये 888 है या फिर 688 है, मतलब कि इस वंश की जो स्थापना हुई है 888 में हुई है या फिर 688 में हुई है। अब देखिए, जो प्रमाणिक अभी तक जो माना गया है वो तो 888 ईस्वी ही माना गया है। अगर हम हमें जो बैकेट सूची प्राप्त होती है, अगर उसकी बात करें उसके अनुसार तो 688 हमको प्राप्त होती है कि 688 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। और जो हरिकृष्ण रतुड़ी एक इतिहासकार हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं कि 688 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम राजपूत शासकों से इसको जोड़ते हैं, परमार वंश को, तो हमको राजपूत शासक 688 में आते हुए नहीं दिखते हैं। तो इसी आधार पर यह कहा गया है कि 888 ही अभी तक सर्वाधिक जो प्रमाणिक माना गया है, 888 ईस्वी ही प्रमाणिक माना गया है। अब देखिए, आपको करना क्या है, अगर आपके एग्जाम में ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपको 888 पे ही यहाँ पर टिक करना है। लेकिन अगर 888 आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको 688 टिक करना है, क्योंकि कुछ इतिहासकार 688 मानते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको 888 ही सही करना है। दोनों आएंगे नहीं, अगर दोनों आएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपत्ति लगनी ही लगनी है, जिस कारण से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा कैंसिल भी हो जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कनकपाल की, तो कनकपाल की अगर आप पिता का नाम लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। कनकपाल के पिता का नाम था कांदिल राव, क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके पिता का नाम क्या था, कांदिल राव लिख लेंगे। कनकपाल के पिता का क्या नाम था, कांदिल राव। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था या फिर गुजर प्रदेश से आया था, हम लोग अब इसकी बात कर लेते हैं कि कनकपाल वास्तव में आया कहाँ से था, हमको क्या इसके सोर्स ऐसे प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे हम लोग बात कर लेते सबसे पहले धार नगरी गुजरात की। देखिए, धार नगरी गुजरात से आया था, ऐसे कौन कौन से इतिहासकार कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, हरिकृष्ण रतुड़ी, एटकिंसन, पातीराम और भक्तदर्शन, इन इतिहासकारों का मानना ये है कि जो कनकपाल है वो धार नगरी गुजरात से आया हुआ था। लेकिन ये हमको किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य हमको नहीं दे पाते हैं। कौन, हरिकृष्ण रतुड़ी हो, एटकिंसन हो, पातीराम हो, भक्तदर्शन हो, हमें कोई भी इस प्रकार कोई साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुर्जर देश की। तो गुर्जर देश से आया था। देखिए, गुर्जर देश से सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे गुर्जर प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है। देखिए, भारत का हम लोग मैप से गुर्जर प्रदेश के क्षेत्र को हम लोग समझेंगे जरा सी। देखिए, ये देखिए हमारा भारत का मैप है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात हमारा यहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र हमारा यहाँ पड़ेगा, राजस्थान हमारा इस जगह पड़ेगा। तो इन्हीं जगह को इन्हीं जो हमारे पास जो राज्य हमको प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं के सम्मिलित कुछ क्षेत्र रहे होंगे, उसी क्षेत्र को कहा गया है गुर्जर प्रदेश। तो इसी गुर्जर प्रदेश से कनकपाल आया है, ऐसा भी हमको प्राप्त होता है। अब हमारे पास प्रूफ क्या है, सबसे पहला प्रूफ तो हमको ये प्राप्त होता है चांदपुरगढ़ से, जो हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है, क्योंकि चांदपुरगढ़ में ही पवारों की पहली राजधानी स्थापित होती है। तो चांदपुरगढ़ से हमको जो शिलालेख प्राप्त होता है उसमें ये कहा गया है कि जो कनकपाल है वो गुर्जर देश से आया हुआ है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही हो गया हमारे पास। अब देखिए, दूसरा प्रमाण, देखिए कोई भी राजवंश अगर कहीं स्थापित होता है, कोई भी सत्ता कहीं स्थापित होती है, तो वह वहाँ पर कुछ ना कोई किसी चीज़ों का निर्माण जरूर करती है, कोई भी चीज़ों का निर्माण वह अवश्य ही करती है। वैसे ही क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले तो आप समझेंगे, इस काल में बनी गणेश भगवान की मूर्ति जिसमें सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है, पहले इसको समझेंगे, दाहिनी ओर मुड़ी है। देखिए, अगर और पूरा पहले पढ़ लेते हैं, ऐसी परंपरा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में चली आ रही है। देखिए, इसका मतलब समझेंगे। देखिए, अगर हम परमार वंश में जब मतलब
मतलब इस काल की हम लोग बात करते हैं तो हमको जो भगवान गणेश की मूर्ति मिलती है चांदपुरगढ़ में, उसमें हमको जो गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई मिलती है। सबसे पहले ये समझेंगे, मतलब दाहिनी ओर वह सूंड मुड़ी हुई है। ऐसी ही परंपरा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी चली आ रही थी। मतलब कि कैसी परंपरा कि वहाँ पर भी गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में जो भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर सूंड हमारी बाईं ओर मुड़ती है उत्तर भारत में, लेकिन जो दाईं ओर मुड़ी आ रही है, अब देखिए दाईं ओर कहाँ मुड़ रही है? पवार वंश में, परमार राजवंश में ये हमें मतलब मिलती है मुड़ी हुई। तो इसके आधार पर भी ये कहा गया है कि ये अब मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इसका जो क्षेत्र मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से समझाया था, कुछ यहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर का जो क्षेत्र क्या था? गुर्जर प्रदेश था। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र सम्मिलित रूप से गुर्जर प्रदेश उसको कहा गया है। तो गुर्जर प्रदेश में भी जो सूंड है वह दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। और चांदपुरगढ़ में जो हमको गणेश भगवान की जो मूर्ति परमार शासकों के द्वारा स्थापित की गई है, उसमें भी गणेश भगवान की मूर्ति में जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। तो इस आधार पर भी यह कहा गया है कि जो परमार जो कनकपाल है वह कहाँ से आया था? वह आया था गुर्जर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर भारत में तो सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। अगर उत्तर भारत में सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है चांदपुरगढ़ में भी सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन ये राजा जो आए थे, कहाँ से आए थे? गुर्जर प्रदेश से। तो उन्होंने अपनी ही प्रथा चलाई और जिस कारण से उन्होंने यहाँ पर भी भगवान गणेश की जो सूंड है, उसकी जो सूंड है उसको दाहिनी ओर ही मोड़ा। तो ये रहता है हमारे पास दूसरा साक्ष्य। अब हम लोग तीसरे साक्ष्य की बात कर लेते हैं। और देखिए एक बात और समझेंगे यहाँ से कि जो हमको ये जो भी हमको विवरण प्राप्त हो रहा है वो एक देखिए ग्रंथ है, उसका नाम है शुक्र नीति। इस शुक्र नीति ग्रंथ में हमको ये सब बातें पता लगती हैं। एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है, आपके सामने यहीं से क्वेश्चन बन सकता है सूंड से रिलेटेड भगवान गणेश जी की आपसे पूछ सकता है जो हमको ये वर्णन प्राप्त हो रहा है या किस ग्रंथ से हमको प्राप्त हो रहा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र नीति ग्रंथ से। चलिए ठीक है। फिर देखिए हमको तीसरा साक्ष्य हमको क्या मिलता है? उत्तराखंड का आदि बद्री मंदिर। उत्तराखंड का आदि बद्री मंदिर, अगर हम बात करें इसकी रचना की, उत्तराखंड में जो आदि बद्री मंदिर है इसकी जो रचना है गुजरात व राजस्थान के सोलंकी मंदिर निर्माण शैली से मिलती है। मतलब गुजरात व राजस्थान के जो सोलंकी मंदिर हैं उनकी निर्माण शैली उत्तराखंड के आदि बद्री मंदिर के समान है। तो इस आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि कनकपाल जो है गुर्जर प्रदेश से आया था, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र कहाँ पड़ रहे हैं? गुर्जर प्रदेश में। तो तीसरा साक्ष्य आपके पास ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस मंदिर की शैली गुजरात व राजस्थान के सोलंकी मंदिर से मिलती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आदि बद्री। आपको ऐसे करके नोट कर लेना है। अब देखिए हमको एक साक्ष्य यहाँ से और प्राप्त होता है। अगर हम बात करें टिहरी के पुराना दरबार नामक, टिहरी में एक पुराना दरबार नामक राजप्रसाद है, तो उसके द्वार पर हमको गणेश जी का एक चित्र मिलता है। तो उस चित्र में भी गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी ओर ही मुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि टिहरी के पुराना दरबार नामक राजप्रसाद है, उसका निर्माण कब हुआ था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी में। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टिहरी का जो पुराना दरबार नामक राजप्रसाद है उसके द्वार पर जो गणेश जी का चित्र है वो उसकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। और इस राजप्रसाद का निर्माण कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। तो ये रहे थे हमारे पास प्रमाण कि वो गुर्जर प्रदेश से आया था या फिर धार नगरी से आया था। अब दोस्तों देखिए वैसे तो अभी तक कुछ एग्जाम में धार नगरी भी सही किया गया है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में अब देखिए आपके सामने होगा क्या? आपके सामने दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो क्वेश्चन में आपत्ति लग जाएगी, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। आपको या तो ऑप्शन में मिलेगा धार नगरी गुजरात या फिर मिलेगा आपको गुर्जर प्रदेश। आपको यहाँ से एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दो ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से डिलीट होने के चांस 100% हैं। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। गुर्जर प्रदेश यहाँ पर सर्वाधिक प्रमाणित साबित होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ से उसके प्रूफ मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से चलना पड़ेगा, या तो धार नगरी ही आएगा या फिर गुर्जर प्रदेश ही आएगा। लेकिन जो हमें गुर्जर प्रदेश मिलता है ये भी सर्वाधिक प्रमाणिक मिलता है अभी तक। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कनकपाल के आने की जो बात थी वो तो आपने जान लिया है कहाँ से आया था। अब हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं कि कनकपाल के बारे में उत्तराखंड में क्या क्या उससे संबंधित कुछ बात हमको पता लगती हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि कनकपाल जो है वह पहला परमार वंश रहा था और उत्तराखंड में आया ही आया था। क्योंकि कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कनकपाल नाम का कोई राजा था ही नहीं। तो उसके प्रूफ हम लोग देते हैं। देखिए
ये देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे, हमारे पास मैप बना हुआ है, उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर हमने चांदपुर गढ़ बना रखा है, यहाँ पर बना रखा है कौनपुर गढ़। चलिए पहले समझ लेते हैं। चांदपुर गढ़ से थोड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित कौनपुर गढ़ के भग्नावशेषों को स्थानीय लोग कनकपाल का गढ़ मानते हैं। स्थानीय लोग हैं भी मानते हैं और साथ ही साथ में कुछ इतिहासकार भी कहते हैं कि जो यह कौनपुर गढ़ है यह किसका रहा होगा, कनकपाल का ही रहा था। उसके भग्नावशेष हमको आज भी प्राप्त होते हैं कौनपुर गढ़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो पूछ जाएगा आपसे कौनपुर गढ़ कहाँ है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली में। और कौनपुर गढ़ के भग्नावशेष किस परमार राजवंश से संबंधित हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कनकपाल से संबंधित हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और कौनपुर गढ़ से देखिए हमको इतना बड़ा प्रूफ प्राप्त हो रहा है तो हमको यहाँ से भी एक बात पता लगती है कि यहाँ कनकपाल नाम का राजा रहा ही रहा था और वही संस्थापक हमारा था। अब देखिए इस समय गढ़वाल में 52 गढ़ थे। देखिए हम अगर गढ़वाल के क्षेत्र की बात करें, ये तो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, मान लीजिए गढ़वाल है हमारा, 1 गढ़ 2 गढ़ 3 4 5 ऐसे ही यहाँ पर 52 गढ़ों की स्थापना हो जाती है इस समय पर। तो कुल मिला के 52 गढ़ थे, लेकिन इन 52 गढ़ों में 52 गढ़पति बैठे हुए थे। मतलब हर गढ़ में एक गढ़पति वहाँ पर बैठा हुआ था। इस जैसे मान लिया कनकपाल अगर चांदपुर गढ़ में आया था तो कनकपाल भी पूरे गढ़वाल का शासक नहीं था। हालांकि कनकपाल ने भी मतलब एक कोशिश की थी सारे गढ़ों को जीतने की। कहा यह भी आता है कि 10-12 गढ़ उसने जीत भी लिए थे, लेकिन संपूर्ण गढ़वाल के जो गढ़ थे उनको वह नहीं जीत पाया था। तो इस समय गढ़वाल के 52 गढ़ थे तथा प्रत्येक गढ़ पर एक गढ़पति का शासन था। ये प्रारंभ में कार्तिकेय राजाओं के अधीन हुआ करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो परमार शासक थे वो प्रारंभ में किन राजाओं के अधीन रहा करते थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्तिकेय राजाओं के अधीन रहा करते थे। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस समय 52 गढ़ हुआ करते थे, प्रत्येक 52 गढ़ पर एक गढ़पति का उसमें शासन हुआ करता था। चलिए ठीक है, ये भी आपने जान लिया है कि 52 गढ़ों की कहानी क्या थी। फिर देखिए पवार वंश की जो हमें वंशावलियाँ, देखिए पवार वंश की हमको काफ़ी सारी वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं और उन वंशावलियों में काफ़ी सारे हमको राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। अब देखिए उन राजाओं के बारे में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न बहुत सारी चीज़ों हमको विभिन्न उनकी बातें पता लगती हैं। तो वही उन्हीं चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए मानवोदय काव्य की अगर हम लोग बात करते हैं, यह लिखा है भरत कवि ने, जो कि मान साहा का राजकवि था। और देखिए दूसरा हमको प्राप्त होता है रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ, ये लिखा है मेधाकर शास्त्री जी ने। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जाता है दोस्तों कि मानवोदय काव्य किसने लिखा था, भरत कवि ने। और भरत कवि किस राजा का राजकवि था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मान साहा का। फिर देखिए दूसरा आता है रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप किसने लिखा है, मेधाकर शास्त्री ने। अब देखिए इनको समझ के चलते हैं थोड़ा सा, मानवोदय काव्य और रामायण प्रदीप को। तो मानवोदय काव्य और रामायण प्रदीप जो ग्रंथ हैं उनकी जो वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं वो होती हैं अजयपाल से। ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि कनकपाल नाम का कोई राजा था ही नहीं। इनके अनुसार जो है पवार वंश जो शुरू होता है वो अजयपाल से शुरू होता है। लेकिन हम आपको इतने सारे प्रूफ दे चुके हैं कनकपाल के, तो कनकपाल ही वास्तविक संस्थापक अभी तक रहा है किसका, गढ़वाल के परमार वंश का। अजयपाल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। पहला कौन रहेगा, कनकपाल ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं परमार वंश, ये हम परमार वंश की एक आधारशिला पढ़ रहे हैं। परमार वंश का जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कोई परमार राजा के बारे में बात नहीं करेंगे कनकपाल को छोड़ के। हम लोग पहले बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर आप छोड़ देंगे, वैसे भी इस चीज़ को बहुत बच्चे कम ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हमेशा से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। चलिए हम लोग हम लोग बात करते हैं वंशावलियों की। फिर देखिए महाराजा सुदर्शन शाह के द्वारा अपने ग्रंथ सभासार में परमार राजाओं की वंशावली दी गई है, जो कि प्रमाणिक मानी जाती है। देखिए महाराजा सुदर्शन शाह थे, उनका एक ग्रंथ है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सभासार नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो यह लिखा है सुदर्शन शाह ने। कब लिखा था, 1828 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गए। और देखिए सुदर्शन शाह के बारे में एक चीज़ आपको और बता दूँ, यह सूरत कवि के नाम से भी कविताएँ लिखा करते थे। आपको याद करना है, सूरत कवि के नाम से अपनी रचनाएं कहें या फिर अपनी कविताएं कहें, कौन लिखा करता था, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सुदर्शन शाह। अब देखिए सुदर्शन शाह ने ग्रंथ लिखा सभासार, जो कि 1828 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए गढ़वाल में जैसे कि बहुत सारे राजाओं का राज हुआ था, यहाँ पर कुल मिला के 60 राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो ये जो हमको वंशावली प्राप्त होती है, जो इनके राजाओं के हमको क्रम प्राप्त होते हैं, राजाओं के आने का क्रम प्राप्त होता है, तो महाराजा सुदर्शन शाह ने अपने ग्रंथ सभासार में ये क्रम हमको दे रखे हैं। वो एक वंशावली दे रखी है पवार वंश की, जो कि बहुत ही प्रमाणिक मानी जाती है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं पवार वंश के शासकों की 4 सूचियां। मतलब कि पवार वंश के बारे में हम लोग जो शासक हुए हैं परमार शासक, उनके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है और क्या मतलब प्रमाणिक मानी गई है। देखिए
कुल मिला के हम 4 सूचियों की बात करेंगे। 4 सूचियों में हमको 60 राजाओं के हमको नाम प्राप्त होते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि जो हमको ये 4 सूचियाँ प्राप्त होती हैं, इन 4 सूचियों में हमको 60 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। इन 60 राजाओं ने गढ़वाल में राज किया था, जो कि परमार वंश के राजा थे। एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल वंश के परमार राजवंश में कितने राजा हुए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 60 राजा। तो इनमें से देखिए पहली सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको कप्तान हार्डविक की सूची प्राप्त होती है। यह सूची इन्होंने दी थी 1796 ईस्वी में। ठीक हो गया। फिर देखिए दूसरी सूची हमको जो प्राप्त होती है, जो कि सर्वाधिक प्रमाणिक इसमें मानी गई है, बैकेट की सूची। 1849 ईस्वी में इन्होंने यह सूची अपनी दी हुई है। बैकेट की सूची से ही परमार शासकों के आने का क्रम लिया गया है। मतलब जो परमार शासकों की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उस हिसाब से बैकेट की सूची सर्वाधिक प्रमाणिक मानी गई है। अच्छा, ये सूची क्या है पहले आप ये समझ लेंगे। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कनकपाल आया था, कनकपाल के बाद और भी राजा आए होंगे, तो 1 राजा, 2 राजा, 3 राजा, 4 राजा, इसी प्रकार से कुल मिला के 60 राजा यहाँ पर आए होंगे। तो इन्हीं जो राजाओं के बारे में जो हमको क्रम प्राप्त हो रहा है, वो बैकेट की सूची से ही हमको प्राप्त हो रहा है। मतलब किस समय पे कौन सा राजा आया हुआ था। तो बैकेट की सूची 1849 ईस्वी में यह आती है। तो बैकेट की सूची जो है परमार शासकों के आने का क्रम हमको यहाँ से प्राप्त होता है। और जो बैकेट की सूची है वो सुदर्शन शाह के सभागार ग्रंथ से बहुत ही मेल खाती है, या फिर कह सकते हैं बैकेट की सूची का आधार सभासार ग्रंथ ही है। इन्होंने अपना ग्रंथ सभासार, अपना जो इन्होंने सूची दे रखी है वो सभासार ग्रंथ को ही आधार बनाकर दे रखी है, और इसी बैकेट की सूची को सर्वाधिक प्रमाणिक भी माना जाता है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बैकेट सूची की थोड़ी बात करेंगे आगे। फिलहाल हम लोग इन 4 सूची के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से हमको 60 राजाओं के बारे में पता लगता है। फिर तीसरी हमको पता लगती है विलियमसन की सूची। विलियमसन ने भी अपनी एक सूची दी थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चौथी हमको सूची प्राप्त होती है यहाँ पर एटकिंसन की सूची। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए सुनिएगा ध्यान से। एटकिंसन को जो यह सूची प्राप्त हुई थी, अल्मोड़ा के एक पंडित थे, उनका जो कोई संग्रह होगा, उसी संग्रह से इनको यह सूची प्राप्त हुई थी। अब देखिए जैसे कि एटकिंसन को यह सूची अल्मोड़ा के किसी पंडित से प्राप्त हुई है, तो एटकिंसन की सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों कि एटकिंसन की सूची को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर क्या है? अल्मोड़ा सूची। अब ऐसा पूछा जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन रख जाएंगे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से किसकी सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एटकिंसन की सूची को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसके अतिरिक्त हमको उत्तरकाशी के परशुराम मंदिर तथा विश्वनाथ मंदिरों में भी परमार वंश की हमको सूची प्राप्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिरों से भी हमको सूची प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इनमें से कौन से मंदिर से हमको परमार वंश की सूची प्राप्त हो रही है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तरकाशी में ये दोनों मंदिर हैं। चलिए ठीक है। और देखिए जो हमको यह सूची प्राप्त हो रही है, कौन सी? जो विश्वनाथ मंदिर है, परशुराम मंदिर है, यहाँ से हमको परमार वंश के 51वें राजा से लेकर कौन से 51वें राजा से लेकर 54वें राजा तक की मात्र सूची प्राप्त हो रही है। ज़्यादा बड़ी सूची नहीं है, बस कुछ ही राजाओं के हमको यहाँ से नाम प्राप्त हो रहे हैं, 4-5 राजाओं के। तो इन्हीं 51वें राजा से लेकर 55वें राजा तक की हमको यहाँ से सूची प्राप्त हो रही है। 55वें राजा तक की यहाँ से हमको सूची प्राप्त हो रही है। अब वो देखिए कौन कौन से थे। 51वें राजा थे हमारे प्रदीप शाह, और 55वें सुदर्शन शाह तक। मतलब प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक की हमको यहाँ से सूची प्राप्त होती है। ज़्यादा बड़ी सूची नहीं है, 4-5 राजाओं की हमको यहाँ से नाम प्राप्त होते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बैकेट की सूची की, जो सर्वाधिक प्रमाणिक सूची परमार वंश के लिए मानी गई है। परमार वंशावली की जो सर्वाधिक प्रमाणिक सूची है, बैकेट की सूची अभी तक मानी गई है। लेकिन इसमें हमको मात्र 54 राजा के नाम ही हमको प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों कि बैकेट की सूची में हमको 54 परमार राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। वैसे कितने हैं? कुल मिला के 60 राजा हैं, लेकिन बैकेट ने कितने 54 राजा ही हमको बताए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं वो तो अगर आपको सूची अगर आपको चाहिए होगी, आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में अपने जो हमारी वीडियो चलेगी उसमें ही इंक्लूड कर दूंगा। अब देखिए एक बात देख लेंगे, जो हमारी बैकेट की सूची है यह कहाँ से हमारी शुरू होती है, देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए बैकेट की सूची में जो हमको परमार राजाओं के नाम प्राप्त हो रहे हैं 888 ईसा पूर्व, मतलब 888 ईसा पूर्व नहीं, 888 ईस्वी, मतलब जहाँ से कनकपाल का राजवंश शुरू होता है वहाँ से लेकर 1804 ईस्वी तक जो भी राजा हुए हैं 54 राजा, इनकी सूची बैकेट ने दे रखी है। मैंने आपको बताया था ना कि जो 4 हमको सूचियाँ प्राप्त होती हैं, उन 4 सूचियों से कुल मिला के हमको 60 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन बैकेट की सूची से हमको मात्र 54 राजाओं के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये याद रखना है।
और अगर हम बात करें ब्रैकेट की सूची में प्रथम राजा हमको तो मिलता है देखिए कनकपाल 888 ईस्वी में जो आया था। और अंतिम राजा जो हमको मिलता है 54वां राजा जो हमको मिलेगा वो मिलता है हमको प्रद्युम्न शाह। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रैकेट की सूची में प्रथम राजा कौन है, कनकपाल, और अंतिम कौन है 54वां राजा, वो है प्रद्युम्न शाह। तो ब्रैकेट की सूची जो है 888 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक के राजाओं का हमको ज्ञान देती है, ये आपको याद रखना है, कनकपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक। अब अगर हम बात करें कुल परमार शासक तो हमारे 60 हुए थे, जो कि 888 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 1804 ईस्वी में अपनी सूची समाप्त कर दी है, लेकिन यहाँ से भी इसके आगे भी परमार राजा आए हुए थे, तो जो कि 1949 ईस्वी तक भारत जो उत्तराखंड में जो परमार शासक रहे थे 1949 ईस्वी तक, 888 से लेकर 1949 ईस्वी तक कुल मिला के 60 राजा हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये रही थी बात ब्रैकेट की सूची की, और ये रही थी बात कुल परमार शासकों की। जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि परमार शासक जो रहे थे इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि परमार वंश के थे या फिर यह चंद्रवंशी पवार थे, क्योंकि कई सारे इतिहासकारों ने इनको चंद्रवंशी पवार भी कह रखा है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए परमार वंश, सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे परमार वंश इनको क्यों परमार वंश कहा गया है या फिर इनको चंद्रवंशी पवार कहा जाना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें गढ़ राजवंश और सभासार ग्रंथों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको यहाँ पर परमार वंश ही इनके बारे में मिलता है, मतलब कि यह परमार वंश से ही संबंधित थे। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रवंशी पवार, हम इनको किन आधारों पर कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इनको चंद्रवंशी पवार माना है। मानवोदय ग्रंथ हो गया, रामायण प्रदीप ग्रंथ हो गया, बाड़ाहाट प्रशस्ति हो गया, इनमें हमको मिलता है चंद्रवंशी परमार, हमें इनको नाम प्राप्त होता है कि जो परमार राजा थे वो चंद्रवंशी पवार थे, परमार वंश के नहीं थे। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि यह चंद्रवंशी पवार थे। और देखिए ये चंद्रवंशीय हैं, आप इनको चंद्रवंश का मत समझ लेंगे, कुमाऊं के चंद्रवंश वाले थे वो नहीं है, चंद्रवंशीय पवार हैं ये। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं चंद्रवंशी पवारों की। देखिए सबसे पहले हमको क्या पता लगता है कि सर्वविदित है कि भारतवर्ष में अगर हम बात करते हैं पुराणों की, बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की, तो हमको भारतवर्ष में क्षत्रियों के 2 ही प्रधान वंश हमको प्राप्त होते हैं, मतलब 2 ही प्रधान वंश भारत में क्षत्रियों के रहे हैं। वो कौन कौन से रहे हैं? पहला रहा है सूर्यवंश और दूसरा रहा है चंद्रवंश। तो सूर्यवंश और चंद्रवंशी नामक 2 क्षत्रिय वंश थे, प्रधान वंश 2 यही माने गए हैं। अब क्या हुआ, इन 2 वंशों के अंदर भी बहुत सारे वंशों की स्थापना हुई थी। जैसे कौन कौन से थे? यदुवंश हो गए, भोजवंश हो गए, अनावंशी हो गए, पौरवंशी हो गए, गुप्तवंशी हो गए, चालुक्यवंशी हो गए। उसी प्रकार से परमार वंशी भी आया था। तो इस परमार वंश को सूर्यवंश से तो नहीं जोड़ा गया है, लेकिन चंद्रवंश से इसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इनको चंद्रवंशी पवार भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार इन 2 वंशों के अंतर्गत अनेक वंश स्थापित होते हैं, जिनमें से चंद्रवंश के अंदर परमार वंश रहा होगा। तो इसी कारण से इसको चंद्रवंशी पवार भी कहा जाता है। देखिए परीक्षा का पैटर्न काफी चेंज हो चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में, तो आपसे इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। पवार वंश के तो ये थे ही, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा अंदर हम लोग और घुसते हैं तो हमको मिलता है चंद्रवंशी पवार। चलिए ठीक हो गया। और देखिए हमको इसका प्रूफ और कहाँ से मिलता है? चांदपुर गढ़ के शिलालेखों में भी कनकपाल को चंद्रवंशी परमार कहा गया है। देखिए चांदपुर के जो शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं वो तो सर्वाधिक प्रमाणित हैं। तो चांदपुर के जो शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं उन राजाओं के, परमार राजाओं के, और उसमें भी कनकपाल को चंद्रवंशी पवार कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछ लेगा, परमार ना लिख के आपसे ऑप्शन में चंद्रवंशी पवार आ जाएगा, सूर्यवंशी पवार आ जाएगा, यदुवंशी पवार आ जाएगा, तो आपका उत्तर क्या करना है? चंद्रवंशी पवार ये लोग थे। चलिए ठीक हो गया। इसके अलावा हमको टिहरी गढ़वाल के जो राज्य अभिलेखागार हमको जो प्राप्त होता है, वहाँ से भी इनको चंद्रवंशी परमार ही कहा गया है। तो देखिए इतने सारे आपको सामने यहाँ से मिल जाते हैं प्रूफ क्यों इनको चंद्रवंशी पवार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में जो बताया था, जो परमार शासक थे वो राजपूतों की ही एक शाखा थी, मतलब जो परमार शासक थे वो राजपूत शासक ही थे। मतलब कि परमार कौन थे? परमार शासक राजपूत शासक ही हुए थे। अब देखिए इन राजपूतों की उत्पत्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि परमार शासकों की उत्पत्ति की क्या कहानी है, कैसे करके ये कहानी हुई है, कैसे करके इनकी उत्पत्ति हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए हम लोग जान लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले देखिए
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माउंट आबू पर्वत राजस्थान। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम माउंट आबू। तो क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं पौराणिक काल की, हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक काल की। देखिए एक समय क्या होता है कि इसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच में या कह सकते कोई विवाद हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था। अब देख, जब ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच में युद्ध होता है तो उसी समय पर ऋषि जो वशिष्ठ होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ का आह्वान करते हैं, मतलब कि यज्ञ करते हैं। तो उसी समय क्या होता है, जो उनका यज्ञ चल रहा होता है, उसी यज्ञ कुंड से 4 राजपूत कुलों का उद्भव होता है। तो उन्हीं 4 राजपूत जो कुल हुए हैं, उन्हीं 4 राजपूत कुलों में जो उद्भव हुआ है वो परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो देखिए आपने जब भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये राजवंश आपने जरूर पढ़े होंगे, प्रतिहार हो गया, चौहान हो गया, चालुक्य वंश आपने पढ़े होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध हुआ था ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, तो ऋषि वशिष्ठ ने युद्ध में के दौरान ही उन्होंने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ की जो यज्ञ जो कुंड था, उस यज्ञ कुंड की जो ज्वाला उसमें जल रही थी, तो उसी से 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ था। तो इनको अग्नि से उत्पन्न हुआ भी माना जाता है कि इनको परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य जो शासक है इनको अग्नि से उत्पन्न हुआ भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बन गया धार्मिक काल से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है दोस्तों कि परमार शासक की उत्पत्ति का जो मतलब इनका जो प्रूफ रहा था, क्या रहा था, कैसे करके इनकी उत्पत्ति हुई थी, जल से हुई थी, अग्नि से हुई थी, तो हवा से हुई थी, कैसे भी पूछ सकता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए वहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए अग्नि से यह उनको उत्पन्न हुआ माना गया है। तो ये रही थी राजपूतों के जो उत्पत्ति की इनकी कहानी रही थी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो पहला आपका ये बन गया कि माउंट आबू पर्वत से जो मतलब ये कुंड से कितने राजपूत कुलों का उद्भव हुआ था, 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ था। कौन कौन से थे, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। ये थे अग्नि से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। तो ये जो परमार थे ये इनको राजपूत शासक ही थे, तो इनको इसलिए कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति भी किसी एक जो वहाँ से कुंड था उससे ही हुआ है, अग्नि कुंड से। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए जो आबू पर्वत है इसकी तलहटी में एक चंद्रपुर नाम का नगर है। कहाँ, आबू पर्वत है जो राजस्थान का आबू पर्वत है उसकी तलहटी में एक चंद्रपुर नाम का नगर है। कहा तो ऐसा भी आता है इसी चंद्रपुर के नाम पर कनकपाल ने अपनी राजधानी का नाम चांदपुरगढ़ रखा होगा, क्योंकि वहां की उनको यादों को ताजी रखने के लिए उन्होंने यहाँ का जो नाम रखा होगा चांदपुरगढ़ रखा होगा। कहानी तो ऐसी ही बताई जाती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जाम के क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आबू पर्वत की तलहटी पर कौन सा नगर है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रपुर नगर। चलिए ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बनता है, माउंट आबू पर्वत की बनावट उत्तरकाशी की गौमुख की तरह है। मतलब आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मतलब उत्तरकाशी के गौमुख की बनावट किस पर्वत की तरह है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट आबू पर्वत की तरह है। आपके यहाँ से क्वेश्चन देखिए इतने सारे बन गए हैं। तो आपने ये जान लिया है राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है, किस प्रकार से परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से परमारों का जो उत्तराखंड में शासन रहा है वो सब का सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फिर हम लोग जान लेते हैं परमार वंशों की जो शासकों की जो प्रारंभिक राज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए परमार, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4-4-5 बुक्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारा का सारा आपके यहाँ से कवर कर लिया गया है। आपको मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी बुक में आप अगर देखेंगे, मेरे नोट्स अगर आप पढ़ते हैं फिर कोई बुक से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें याद हैं पहले से ही। देखिए परमार वंश शासकों की हमको जो प्रारंभिक राजधानी हमको प्राप्त होती है वो होती चांदपुरगढ़, जहां पर कि कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस चांदपुरगढ़ में हमको 36 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। मतलब कि चांदपुरगढ़ में 1 से लेकर 36 तक राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। जिस समय पे परमार शासकों की राजधानी चांदपुरगढ़ थी, उस समय चांदपुरगढ़ में कितने परमार शासकों ने शासन किया था। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 36 परमार राजाओं ने चांदपुरगढ़ में शासन किया था। लेकिन इन शासकों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इन शासकों के बारे में हमको 0 जानकारी प्राप्त होती है। केवल 4-5 शासक हैं जिनके बारे में हमको 3-4 लाइनें हमको प्राप्त होती हैं, जिनकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज तो हम लोग अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं, आज तो हम एक मतलब आधार तैयार कर रहे हैं परमार वंश का। तो जो हमको 1 से लेकर 36 राजाओं की जो हमको जानकारी प्राप्त हो रही है वो है कनकपाल प्रथम रहा था, 36वां रहा था आनंदपाल द्वितीय। तो एक कनकपाल से लेकर आनंदपाल द्वितीय तक हमको जानकारी प्राप्त होती है, जो मतलब हमको पता लगता है कि चांदपुरगढ़ में 36 राजाओं का राज रहा था। अब देखिए 37वां राजा जो आता है वो आता है अजयपाल। अजयपाल ने जैसे क्या किया था, अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर में स्थापित कर ली थी। तो 37वां राजा रहा था अजयपाल, जिसने राजधानी का परिवर्तन कर लिया था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चांदपुरगढ़ में कुल मिलाकर 36 राजाओं ने अपना शासन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है चांदपुरगढ़ में कितने परमार शासकों ने राज किया था। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 36 राजाओं ने राज किया था, कनकपाल से लेकर आनंदपाल द्वितीय तक।
आनंदपाल द्वितीय 36वां राजा था और कनकपाल प्रथम राजा था। चलिए ठीक हो गया। अब देखिए जैसे कि जानकारी हमको कुछ यहाँ से प्राप्त हो नहीं रही है इन राजाओं की, तो इन 36 राजाओं के काल को अंधकार युग की संज्ञा भी दी गई है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो परमार वंश के जो प्रथम 36 शासक हुए हैं उनको किसकी संज्ञा दी गई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अंधकार युग की संज्ञा दी गई है। मतलब कि हमें कोई जानकारी प्राप्त हो ही नहीं रही है, इसलिए इसको अंधकार युग की संज्ञा की मतलब संज्ञा दी गई है। और कुछ इतिहासकार इन्हें काल्पनिक राजा भी कहते हैं। मतलब जो इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें काल्पनिक राजा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है दोस्तों कि प्रथम 36 राजाओं को क्या कहा जाता है, आपका उत्तर क्या होना चाहिए, काल्पनिक राजा भी कहा जाता है, अंधकार युग की भी संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कुछ पुस्तकें हमको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं, इन पुस्तकों में भी हमको गढ़वाल वंश के जो परमार शासक हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग इन पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछी जाती हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं गढ़वाल जाति प्रकाश, पुस्तक के लेखक कौन है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट शास्त्री। दूसरी हमको प्राप्त होती है गढ़वाल राज्ञा वंशावली पुस्तक, गढ़वाल राज्ञा वंशावली जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं कवि देवराज, कवि देवराज इसके लेखक हैं। लेकिन जो यह ग्रंथ है वो डॉक्टर सूरवीर सिंह का एक ऐतिहासिक संग्रह है, और गढ़वाल राज्ञा वंशावली पुस्तक के लेखक कौन है, कवि देवराज। ठीक हो गया। तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आ गई दिगलोरी दैट वाज गुजर प्रदेश, दिगलोरी दैट वाज गुजर प्रदेश के लेखक कौन है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ठीक हो गया। चौथी पुस्तक हमको प्राप्त हो रही भारतीय लोक साहित्य पुस्तक की कौन है, श्याम परमार। तो श्याम परमार कौन है, भारतीय लोक साहित्य के जो भारतीय लोक साहित्य है उसके उस पुस्तक के लेखक कौन है, श्याम परमार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 बुक हैं, पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको याद कर लेनी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए गढ़वाल में एक शब्द काफ़ी प्रचलित है, उसको हम कहें पवाड़ा कहें या भी पैवाड़ा कहें। अब देखिए इसको समझाने का मेरा आपको मतलब क्या है, इसका भी मतलब आप जो मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रदेश वाली जो कहानी बताई थी, हम थोड़ा सा इसको उससे भी जोड़ लेंगे, क्योंकि जो गुर्जर प्रदेश से जैसे कनकपाल आया था उसका एक प्रूफ ही हमको इसको कह सकते हैं पवाड़ा है पैवाड़ा। पवाड़ा हो पैवाड़ा हो, अगर आप गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे पवाड़ा पैवाड़ा क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए जो गढ़वाल में जो भाटों द्वारा रचित गीत है, इनमें इनको ही गढ़वाल में देख पहले तो हम लोग ये जानेंगे गढ़वाल में ये भाटों द्वारा रचित यह गीत हैं क्या, पवाड़ा या पैवाड़ा। और देखिए पीछे शायद एक चीज़ छूट गई है, मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा पीछे का मैं छूट गया था कुछ बता देता हूँ। देखिए जो हमको ये 36 राजा हमको जो प्राप्त हुए हैं ना, इन 36 राजाओं को गणपति भी कहते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कुछ भी पेपर में छूटे ना। तो आपको नोट कर लेना है, जो हमको प्रथम 36 राजा हमको प्राप्त हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको गणपति कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है इनको गणपति, क्योंकि इनमें से हर राजा का एक गढ़ पर अपना अधिकार हुआ करता था। मतलब एक गढ़ पर एक गणपति का अधिकार था, इसलिए इन प्रथम 36 राजाओं को गणपति भी कहा गया है। आपको याद रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रथम 36 राजाओं को, परमार वंश के जो प्रथम 36 राजा हुए हैं इनको क्या कहा गया है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गणपति। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे पवाड़ा या पैवाड़ा शब्द की, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो जो पवाड़ा या पैवाड़ा है यह गढ़वाल में भाटों द्वारा यह रचित गीत हैं। और देखिए जो गढ़वाल में जो पवाड़ा या पैवाड़ा शब्द का जो प्रचलन किया है, गढ़वाल क्षेत्र में पवाड़ा शब्द परमारों ने ही प्रचलित किया है। पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए कि गढ़वाल में पवाड़ा शब्द का प्रचलन किसने किया है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परमारों ने ही गढ़वाल में पवाड़ा शब्द का प्रचलन किया है। अब पवाड़े होते क्या हैं पहले हम लोग ये जान लेंगे। देखिए पवाड़े वो होते हैं जैसे कोई वीर व्यक्ति होते हैं, उनकी आत्माओं के बारे में जो भी मतलब कुछ कहानियाँ कही जाती है, उनके बारे में जो बातें बताई जाती हैं उनको ही पवाड़ा कहा जाता है। तो गढ़वाल के पवाड़े मतलब ये वीर गाथाएं इनको हम कह सकते हैं, इनको गढ़वाली भाषा में पवाड़े इनको नाम दिया गया है। तो ये जैसे कप्पू चौहान हो गए हैं, विजयपाल का पवाड़ा हो गया, जीतू बगलवाल का पवाड़ा हो गया, रिखोला रोधी का पवाड़ा हो गया, तीरू रतौरी का पवाड़ा हो गया, माधो सिंह का पवाड़ा हो गया। तो इनकी जो वीर गाथाएं हैं, जो वीर गाथाओं के रूप में इनको गाया जाता है या बोला जाता है, उसको ही पवाड़ा बोला जाता है। तो इस पवाड़ा शब्द का प्रचलन गढ़वाल में किसने किया था, वो किया था परमारों ने। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी एक प्रूफ है। देखिए इस पवाड़ा शब्द का प्रयोग हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का क्षेत्र जो आ रहा था कहाँ पर आ रहा था, गुर्जर प्रदेश में ही आ रहा था। तो हमारे पास एक ये प्रूफ भी हो सकता है कि कनकपाल जो आया था गुर्जर प्रदेश से आया था, क्योंकि पवाड़ा शब्द का प्रचलन पहले कहाँ था, इन क्षेत्र पर होता था गुर्जर प्रदेशों में ही। तो वहीं से यह शब्द गढ़वाल में आ गया है, परमारों के द्वारा यह
लाया गया है। तो एक प्रूफ हमारे पास ये भी है। तो काफ़ी सारे प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ। कनकपाल गुर्जर प्रदेश से आया हुआ था, तो परमारों ने ही इसको प्रचलित किया होगा, कहाँ, गढ़वाल में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए हम लोग बात करें परमार शासकों की कुल देवी के बारे में। तो परमार शासकों की जो कुल देवी थी वो थी श्री राज राजेश्वरी देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया गया है एग्जाम में, आगे भी पूछ सकता है कि परमार शासकों की कुल देवी कौन थी, राज राजेश्वरी देवी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुछ पुस्तकें मैं आपको यहाँ पर और दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपको कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे, आपको ये भी नोट कर लेना है। देखिए वस्तु शिरोमणि ग्रंथ ये लिखा है शंकर गुरु ने, फतेह शाह यशोवर्णम ये लिखा है रामचंद्रम ने। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे चैनल में उत्तराखंड का इतिहास चल ही रहा है, उत्तराखंड का भूगोल भी चल रहा है। राजेंद्र बलोजी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है। साथ में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है। और दोस्तों आप अगर हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए। आपको वहां से बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं, वीडियोस की जानकारी दी जाती हैं, तो आप वहां से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप हम जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों के आपके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आप वहां से हर चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो मेरी वीडियो है प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, आपको सारी की सारी वहां से प्रदान हमने करवा रखी हैं, उपलब्ध करवा रखी हैं। सब कुछ आपके लिए निःशुल्क हमने रखा हुआ है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो को आप शेयर कर दे कीजिए उन लोगों को जो लोग ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं। आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। तो वस्तु शिरोमणि जो ग्रंथ है वो लिखा है शंकर गुरु ने, फतेह शाह यशोवर्णम जो ग्रंथ हमको प्राप्त होता है ये लिखा है रामचंद्र ने, फतेह प्रकाश ग्रंथ लिखा है रतन कवि ने। और देखिए फतेह प्रकाश, और इसके बाद गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल ये लिखा है मियाँ प्रेम सिंह ने। और जो हमारा ये फतेह प्रकाश जो ग्रंथ है, फतेह प्रकाश नामक हिंदी रीति काव्य महाराजा फतेह शाह, जैसे फतेह शाह अभी आएंगे हमारे आगे के जो राजा थे, फतेह शाह के गौरवपूर्ण शासनकाल पर प्रामाणिक रूप से प्रकाश डालता है। कौन सा? फतेह शाह प्रकाश ग्रंथ, रतन कवि ने यह लिखा हुआ है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल मियाँ प्रेम सिंह ने यह ग्रंथ लिखा हुआ है। और इन सभी ग्रंथों में हमको क्या प्राप्त होती है? उत्तराखंड में परमार शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमने जो क्लियर कर लिया है उत्तराखंड, जो हमारे बेसिक है जो हमने क्लियर किया है परमार शासकों के बारे में, गढ़वाल में किस प्रकार से परमार शासक आए, कनकपाल किस प्रकार से आया, उनका आधार क्या है, क्या बेसिक क्या रहा था, उनकी शुरुआत क्या रही थी, कैसे उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से वो राजवंश यहाँ स्थापित हुए थे, सारी की सारी जानकारी हमने आज प्राप्त कर ली है। अगली वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ जो हमारे 36 राजाओं में कुछ हमें 4-5 राजाओं के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है, हम लोग उन राजाओं के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी यह पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।